Hello everyone, welcome to iKitab. Let's start with the editorial discussion for 17th of January 2022. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। सबसे पहले द हिंदू के न्यूज़पेपर से हम जो फर्स्ट टॉपिक आया है उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के टाइज जो है काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अगर आप पिछले एक महीने के अंदर देखेंगे तो श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है उसमें इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज्यादा हेल्प की है। देखिए, इंडिया प्लस चाइना दोनों काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका को, ताकि वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सके। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना दोनों का ही कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो श्रीलंका के अंदर है। डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट एयरपोर्ट्स, ये सब के सब इंडिया और चाइना दोनों ऑपरेट करना चाहते हैं। तो एक तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल से भी और साथ ही साथ एक अगर आप देखेंगे फ्रेंड के लेवल से भी, दोनों ही बेसिस में जो इंडिया और चाइना दोनों ही श्रीलंका की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो आज का मेन आर्टिकल है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है कि देखिए, हम लगातार मेगा सिटीज को बनाने की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, मेगा सिटीज की बात करते हैं, हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं जो सेकंड पिक्चर है, जो क्लाइमेट चेंज का पिक्चर है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। देखिए, 2005 में आपको याद होगा, 2005 में मुंबई के अंदर एक फ्लड्स आए थे, ठीक है। उसके बाद 2015 के अंदर चेन्नई के अंदर फ्लड्स आए थे, और फिर से 2021 के अंदर, जो 2021 का जो दिसंबर का मंथ था, उसमें फिर से चेन्नई के अंदर फ्लड्स आ गए हैं। मतलब जो मेगा सिटीज हम बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, वो हम इतने क्लाइमेट प्रूफ नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज वहां पर जो एक्सट्रीम इवेंट्स है अभी भी हो रही है, राइट। तो इस चीज के ऊपर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा हुआ है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। और जो थर्ड हमारा जो एडिटोरियल है दैट इज अबाउट प्रेडेटरी प्राइसिंग। नाउ हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में एक केस स्टडी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ऑथर है उन्होंने एक केस स्टडी को लिंक किया हुआ है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से, और समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली कैसे ये पर्टिकुलर टाइप की प्राइसिंग काम करती है। जहां पर एक जो न्यू बिजनेसेस है, जो न्यू कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से किस तरीके से जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको अपने काम से बाहर कर रही है, ठीक है। तो ये तीन मेन एडिटोरियल है जिसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए, इसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक एडिटोरियल आया हुआ है, काफी अच्छा एडिटोरियल है ये। बट देखिए, ये इसके ट्रांजेक्शन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम उसे टैक्स कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का कोई भी एडिटोरियल आए ना, तो उसको फिलहाल के लिए, जब तक कि क्रिप्टो करेंसी का बिल पास नहीं हुआ था, तब तक कि आपको उसको इग्नोर करना है। बिकॉज देखिए, हमें एक्जैक्टली कुछ भी पता नहीं है कि एक्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आरबीआई क्या प्लान कर रही है, राइट। हमें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम एक जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है वो बिल्कुल सच है, बट वो सारी की सारी अजम्पशंस है। जब तक कि गवर्नमेंट का एक फाइनल डेटा नहीं आता, एक फाइनल रोड मैप नहीं आता ना, तब तक ये चीजें बिल्कुल 100% इन चीजों को मान नहीं सकते हैं। तो आप इन चीजों को आंसर में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट वो वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, जहां पर एक पर्सन के अंदर पिग के हार्ट को लगाया गया था, पिग के हार्ट को लगाया गया था। तो उसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि एक्जैक्टली कैसे हम एनिमल फार्मिंग को यूज करके कर सकते हैं। तो इसको हम एक डिफरेंट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ये तीन एडिटोरियल है जिसको आज हमें समझना है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इट इज अबाउट इंडिया श्रीलंका के टाइज जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। एंड इट जो हमारा एक प्रोवर्ब हुआ करता था, दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम्स में। देखिए, जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर सर, उन्होंने रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग की थी। हमने इसके बारे में बात की कि जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग हुई थी, और उसमें इंडिया ने ये बोला था दैट इट विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हेल्प, ठीक है। तो इंडिया उनको काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर मीटिंग वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी टाइमली, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहली बात तो, और बहुत ही टाइमली था। बिकॉज देखिए, टाइमली इसलिए था बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए और इस चीज को पोस्टपोन करने के लिए हम इस पर्टिकुलर इंडिया जो है श्रीलंका का देखिए इमीडिएट नेबर है, राइट, मैरीटाइम नेबर है। तो यहां पर हमें बहुत जरूरत है कि हम श्रीलंका को आगे जाकर हेल्प करें। अब अगला जो एक हफ्ता आने वाला है वो श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर गोटाबाया, वो एक डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन ये है कि जितना उनका डेट है, डेट मतलब जितना उनका उधार चल रहा है श्रीलंका का, उस डेट को वो पे करेंगे। बिकॉज देखिए, उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो पे तो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली आउट। सेकंड आता है कि जितना डेट उनका है, मतलब जितना उनका उधार है, अगर उसे वो बॉन्ड्स बना दे, तो इसका मतलब क्या है कि कैसे वो डेट को बॉन्ड में क्रिएट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जैसे मान लीजिए उधार लेता है, मान लीजिए श्रीलंका के पास 100 रुपए का उधार है, अब उसके पास पैसे नहीं है 100 रुपए देने को, तो क्या करेगा, एक पेपर पे लिख कर देगा कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए हुए हैं, मुझे आप 1 या 2 साल का टाइम दीजिए, मतलब मुझे आप 2 साल का टाइम दीजिए, मैं आपको तब तक के लिए बॉन्ड दे रहा हूं। बॉन्ड मतलब मैं आपको लिख कर पेपर पे दे रहा हूं कि मैं आपको 2 साल के बाद या फिर जितने भी टाइम के, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं आपको ये 100 रुपए प्लस इस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड। तो क्या होता है, जितनी उधार है उस उधार को आप अभी पे ना करके, मतलब ना करके, उसके बदले में एक बॉन्ड बनवाते हैं, और उस बॉन्ड को आप 1 या 2 साल के बाद पे कर देते हैं जब भी आपके पास पैसा रहता है। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उनके पास ये है कि वो सारे के सारे डेट को, उधार को बॉन्ड में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं।
बिकॉज अराउंड $500 मिलियन का जो बॉन्ड है, इतना इंस्टॉलमेंट जो है वो आ रहा है 18 जनवरी को, मतलब 18 जनवरी से पहले पे करना है, बट ऑब्वियसली इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इसको पे कर सके। ठीक है, तो या तो देखिए एक ऑप्शन ये है श्रीलंका के पास, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वो डिफॉल्ट करेंगे, मतलब वो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करना होगा जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, और इसलिए माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर वो पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले हैं और वो बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने वाले हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, टोटल 4 टाइप की इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर चल रही है। पहली बात तो वहां पर क्रेडिट क्रंच चल रहा है, मतलब वहां पर पैसा नहीं है, उनके इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। सेकंड, उनका जो जीडीपी था वो बहुत ज्यादा स्लंपिंग हो चुकी है, मतलब जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। पहली बात तो कोविड के कारण कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है, जो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, और एक्सपोर्ट्स उनका पूरी तरीके से बंद हो गया बिकॉज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो कुछ बना नहीं रहे, तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनके रेमिटेंसेस वगैरह थे उसका इन्फ्लोज भी पूरी तरीके से बंद हो गया बिकॉज कोविड के कारण जितने भी श्रीलंकन लोग जो बाहर में रह रहे थे ना, वो वापस श्रीलंका आ चुके हैं, तो बाहर से भी कोई पैसा नहीं आ पा रहा है। राइट, तो ये हो गया, मतलब इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। थर्ड चीज जो होता है वो होता है फॉरेन रिजर्व्स। अगर एक कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स होता है तो उनके पास कुछ ना कुछ पैसा होता है। अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल की बात करेंगे तो उनके पास फॉरेन रिजर्व्स अच्छा खासा था, मतलब अराउंड $7.5 बिलियन का उनके पास फॉरेन रिजर्व्स था, लेकिन वो अब डिक्रीज होकर सिर्फ $1.6 बिलियन का रह गया है, ये भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। और फोर्थ इज कि जो उनका उधार है, जो कि डेट है उनका, उसको रीपेमेंट करने का जो इश्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस साल में यानी कि 2022 के अंदर उनको $7 बिलियन से ज्यादा का जो पैसा है वो रीपे करना है, मतलब डेट है जिसको उनको पूरी तरीके से वापस करना है। तो ये 4 मेन प्रॉब्लम्स है जिसके कारण जो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। और देखिए इन चारों के कारण क्या हुआ, यहां पर सोशल अनरेस्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये चारों इकोनॉमिक क्राइसिस तो मतलब था ही, साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस भी आना स्टार्ट हो गया और साथ में सोशल क्राइसिस भी आना स्टार्ट हो गया है। मतलब श्रीलंका जो है एक टाइप की चंक के अंदर फंस गया है चारों तरफ से। अब देखते हैं, इंडिया और चाइना इसके दो मेन है, मतलब फ्रेंड्स की तरह आप मान सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका के दोनों इसकी हेल्प करते हैं। तो जो राजापाक्से का गवर्नमेंट था उसने इंडिया और चाइना दोनों से हेल्प मांगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, और दोनों ने इसकी हेल्प की, दैट इज गुड थिंग। तो जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये बोला कि हम चाइना और इंडिया दोनों से हेल्प चाहते हैं, तो उसके बदले में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो खुद श्रीलंका गए और उन्होंने क्या किया, फुल डेट रिस्ट्रक्शन की, मतलब कि श्रीलंका के ऊपर चाइना का जितना भी डेट था, जितना भी उधार था, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया, उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। मतलब कि अभी अगर उन्हें पे करना तो तूने बोला कि कोई बात नहीं, आप अभी पे मत कीजिए, अब हमें 2 साल के बाद 3 साल के बाद पे कीजिएगा। तो दैट वाज अ गुड जेस्टर फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ये चाइना ने अच्छा किया उनके लिए। इसके अलावा चाइना ने एक और चीज किया कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया $1.5 बिलियन का। इसका मतलब क्या है, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो ये है कि श्रीलंका को जब भी डॉलर्स की जरूरत होगी या फिर किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की जरूरत होगी तो वो डायरेक्टली चाइना से मांग सकता है। कैसे मांग सकता है, चाइना को वो अपनी खुद की जो करेंसी है वो देगा। ठीक है, चाइना को अपनी खुद की करेंसी देगा, जैसे मान लीजिए उसका श्रीलंकन डॉलर्स होते हैं वो उसको देगा और बदले में जो चाइना है उसको डॉलर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो चाइना है, चाइना के पास श्रीलंका की कौन, मतलब श्रीलंका के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे, श्रीलंका की करेंसी आ जाएगी, और जो श्रीलंका है जिसको डॉलर चाहिए उनके पास डॉलर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये भी उनको काफी हेल्प मिल जाएगी, मतलब कभी भी अगर श्रीलंका को अचानक से डॉलर्स की जरूरत पड़े तो $1.5 बिलियन तक का पैसा चाइना से डायरेक्टली मांग सकते हैं। अब देखिए सेकंड फ्रेंड है इंडिया। तो इंडिया ने कैसे हेल्प की, और देखिए इंडिया वो फ्रेंड था जिसकी तरफ जो राजापाक्से सर थे, मतलब जो उनको वहां के जो गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, ही टर्न टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन अपील। मतलब चाइना से तो उन्होंने हेल्प मांगी इकोनॉमिक लेवल पे, और उनसे फ्रेंड मतलब मांगी एज अ फ्रेंड कि आप हमारी हेल्प करो, बट यहां पर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी कि इंसानियत के बेसिस पे वो इंडिया की तरफ मुड़े। ठीक है, इंडिया से उन्होंने हेल्प मांगी। एंड व्हाट इज एसओएस, एसओएस का मतलब होता है, देखिए जब भी दिस इज अ काइंड ऑफ क्राई फॉर हेल्प, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होता है वो हेल्प मांगता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एसओएस। ठीक है, तो यहां पर जब श्रीलंका की जो प्रॉब्लम बढ़ी ना, उसको समझ आया कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पे उसने इंडिया की तरफ वो किया, अपना फेस किया और इंडिया से हेल्प मांगने स्टार्ट किया। आपको याद होगा लास्ट मंथ क्या हुआ था, लास्ट मंथ जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो, और जो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों की एक मीटिंग हुई थी, और इनकी मीटिंग में इकोनॉमिक रीअश्योरेंस दिया गया था इंडिया की तरफ से कि हम श्रीलंका की जितनी हो पाएगा उतनी हेल्प करेंगे। उसी में वहां पे 4 pronged इनिशिएटिव लिया गया था, मतलब टोटल 4 इनिशिएटिव चूज किए गए थे जिसके अंदर इंडिया जो है श्रीलंका की हेल्प करेगा। फर्स्ट वाज कि इंडिया एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट का सीधा सा मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दे रहा है। ठीक है, बस सिंपल समझना है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है, जिस मनी को आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा देती है, लेकिन वो पैसा जो मिलता है उन्हें ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो 3 काम के लिए दिया गया है। पहला, फ्यूल खरीदने के लिए, मतलब ताकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद ना हो। सेकंड, फूड खरीदने के लिए, और थर्ड,
और मेडिसिन खरीदने के लिए। इन 3 चीजों के लिए इंडिया ने पहली बात तो एलओसी दिया है इनको। सेकंड, एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया ने भी साइन किया है। कितने का साइन किया है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया ने भी साइन किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि श्रीलंका को अगर कल को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्टली इंडिया से इतने रुपए मुझे डॉलर्स में दे दो आप, वो डायरेक्टली डिमांड कर सकते हैं, वो मान सकते हैं। थर्ड, अब देखिए इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर स्टार्ट किए हुए हैं। इसका मतलब है श्रीलंका को बहुत सारा पैसा इंडिया को जो वापस करना है, मतलब श्रीलंका के ऊपर उधार चल रहा है इंडिया का, उसको भी फिलहाल के लिए डेफरल कर दिया गया, मतलब डिफर कर दिया गया। मतलब 2 महीनों के लिए इंडिया ने बोला है कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आप अगर हमें नहीं भी इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे दैट इज टोटली फाइन, आप 2 महीने के बाद पे कर देना। ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका को ऐसा बोला है। एंड फाइनली त्रिंको ऑयल फॉर्म्स जो है, आपको याद होगा त्रिंको वाली ऑयल फॉर्म जो श्रीलंका के अंदर है, उसमें इंडिया ने अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर की तरह गया है और वहां पर जाके इंडिया जो है वहां के कंट्री के लिए एक ऑयल प्रोड्यूस करने की हेल्प कर रहा है ना। जो त्रिंको वाली ऑयल फॉर्म है उससे श्रीलंका को कैसे हेल्प मिलेगी, अगर आप शॉर्ट में समझेंगे, देखिए ऐसा है, त्रिंको वाली ऑयल फॉर्म श्रीलंका के अंदर है, तो देखिए अगर हमारा एक इंडियन कंपनी जो है वहां जाके ऑयल को प्रोड्यूस करेगा, राइट, ऑयल को प्रोड्यूस करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, तो इससे क्या होगा, ऑयल एटलीस्ट उनकी कंट्री के अंदर अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब है कि वहां पर सप्लाई ऑयल की कम नहीं होगी, सप्लाई कम नहीं होगी तो वहां पर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे और इजीली जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उनको ऑयल मिल सकेगा। देखिए बहुत ज्यादा ऑयल नहीं मिलेगा, बट जितना भी तिनको माली ऑयल फॉर्म में जितना भी इंडिया के पास है एटलीस्ट उतना तो, बिकॉज इंडिया के पास पैसा है, राइट। इंडिया की जो कंपनी आईओसी है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जिसने एक्चुअली तिनको माली ऑयल फॉर्म खरीदा है, उसके पास तो पैसा है, वो तो अपनी ऑयल को पूरी तरीके से खरीद सकते हैं, उसको फाइनेंस कर सकती हैं, तो वो पैसा, वो मतलब ऑयल को खरीद करके उस पर्टिकुलर फार्म के अंदर रखेंगे और वहां से फिर श्रीलंका के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑयल प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट ऑयल के बेसिस में श्रीलंका के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का इन्फ्लेशन वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। नाउ और जब से जो मिस्टर बसील है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो श्रीलंका के हैं, वो जब से इंडिया में आया है तब से काफी चीजें बहुत ही स्विफ्टली मूव कर रही है। और जो त्रिंकोमाली प्रोजेक्ट था वो बहुत जल्दी साइन हो गया। आपको याद होगा हमने बात की थी कि कितने ही सालों से, कितने ही डेकेड से हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइन करना चाह रहे थे, बट अभी तक वो साइन नहीं हो रहा था और फाइनली जाकर वो साइन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने सार्क करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के अंदर $400 मिलियन अलग से दिए हैं, मतलब उनको। ठीक है, मतलब कि आपको कभी भी अगर डॉलर्स के टर्म में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर करेंसी के टर्म में पैसे चाहिए होंगे तो श्रीलंका डायरेक्टली इंडिया से $400 मिलियन तक का पैसा मांग सकता है। इसके अलावा जो श्रीलंका ने इंडिया को पैसा वापस करना था, मतलब जो उधार वापस करना था, दैट वाज अराउंड $500 मिलियन, उसको 2 महीनों के लिए डेफर कर दिया गया। जैसा हमने भी बात की थी कि 2 महीने बाद आप हमें पैसा पे करोगे, दैट इज टोटली फाइन, अभी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा असेंशियल इंपोर्ट्स खरीदने के लिए, जैसे फूड, फ्यूल, मेडिसिन, इन सबको खरीदने के लिए इंडिया जो है जो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड $1.5 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन इंडिया श्रीलंका को और पैसा भेज रहा है ताकि आप अपने नॉर्मल इंपोर्ट्स को डेली खरीदो और आप अपने डेली बेसिस पे जो भी चीजें हैं आप उसको यूज करो। नाउ देखिए, ये अज्यूम करना बहुत ही नेव होगा कि इंडिया यहां पर सिर्फ इसलिए कर रहा है बिकॉज इंडिया अपने इंटरेस्ट को चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडिया का जो श्रीलंका है ना, इंडिया का एक इमीडिएट नेबर है, और ऑल्दो इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रही हैं, दैट इज मतलब वो एक अलग चीज है, बट यहां पर जो श्रीलंका कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है श्रीलंका के लिए, दैट इज टोटली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। ठीक है, इंसानियत के बेसिस पे, एक अच्छे नेबर के होने के बेसिस पे, एक अच्छा फ्रेंड होने के बेसिस पे इंडिया यहां पर श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब कुछ इश्यूज है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, उसको हम थोड़ा देखते हैं। पहला है कि फिशरमैन के राइट्स के ऊपर कुछ इशू चल रही हैं। आपको याद होगा कल हमने बात की थी, जो इंडिया है, इंडिया के नीचे यहाँ पर पाक बे है, पाक बे और इंडिया के बीच में जो ये वाला पाक बे है ना, यहाँ पर कुछ फिशरमैन को लगातार अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंका के द्वारा। जो इंडियन फिशरमैन है, जो तमिलनाडु के फिशरमैन होते हैं, उनको लगातार अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इनके कुछ राइट्स के ऊपर इशू चल रहे हैं। सेकंड, जो पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है ऑफ वॉर ऑन तमिल एरिया, जो तमिलनाडु के बीच का जो, देखिए जब यहाँ पर जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अभी भी तमिलनाडु के ऊपर आता है। ठीक है, तो उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है, तो उसको भी अभी हमें सॉल्व करना है। और थर्ड जो मेन प्रॉब्लम है कि चाइना के साथ इसकी क्लोजनेस जो है, श्रीलंका की जो चाइना के साथ क्लोजनेस है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको अंडरमाइन करना स्टार्ट कर देती है। कभी कभी हम्बन टोटा पोर्ट, आपको याद होगा, हम्बन टोटा पोर्ट एक्चुअली इंडिया को मिलने वाला था, बट श्रीलंका ने इंडिया से लेकर के वो चाइना को सेंड कर दिया। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे चीजें होती है जहां पर इंडिया और श्रीलंका के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बट इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका दे आर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड, और इंडिया यहाँ पे प्रूव कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज को। देखिए, इन द टाइम्स ऑफ पेरिल, जब बहुत ज्यादा नीड है, मतलब जब सिचुएशन डिफिकल्ट है, उस टाइम में जो न्यू दिल्ली और कोलंबो, यानी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। दोनों ने बहुत ही रोबस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, मतलब दोनों लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो लगातार कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोमिसेस नहीं किए, यहाँ पर हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ प्रोमिसेस नहीं किए, बट साथ साथ उस प्रोमिसेस को निभा भी रहे हैं। हमने जो भी चीजें बोला, हमने फटाफट उस चीज को कंप्लीट भी कर दिया, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, जहां हमने कुछ बोला कि हम जैसे त्रिकोमाली ऑयल पोर्ट है, ठीक है, हमने बोला कि हम इसे करेंगे और अगले 1 हफ्ते के अंदर हमने इस पर्टिकुलर चीज को साइन कर दिया। तो दिस एक्चुअली शोज कि हम यहाँ पर सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पर करने को रेडी हैं। ये एक्चुअली प्रूव करता है द अडेज अबाउट द फ्रेंड्स। अडेज का मतलब होता है एक प्रोवर्ब है, आपको याद होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये एक्चुअली इंडिया जो है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पर्टिकुलर चीज अभी पूरी तरीके से सही साबित हो रही है, जहां पर जैसे ही श्रीलंका को नीड आ रही है, दैट अ फ्रेंड इन नीड, जैसी वो नीड में है, अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि इंडिया वहां पर उसकी आगे जाकर
हेल्प कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है, एक अच्छे नेबर की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड आर्टिकल। इट इज अबाउट द मेगा सिटीज एंड द क्लाइमेट चेंज। तो मेगा सिटीज और क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको याद होगा चेन्नई के अंदर 30th दिसंबर को एक बहुत ही ज्यादा रेन आया था, ठीक है, रेनफॉल आया था। दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल स्पेल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो चल रहा था और उसका बिल्कुल लास्ट ब्रिंक चल रहा है, दिसंबर के लास्ट लास्ट होते तक जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बट द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर स्पेल ऑफ रेन वाज टोटली अनप्रेडिक्टेड। हम इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमारे जो चेन्नई और तमिलनाडु की जो वेदर फोरकास्टिंग थी, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। देखिए, ये चीज तो सही है कि मतलब बारिश आई है, पर आपको ये चीज देखना है कि चेन्नई के लिए कोई नई चीज नहीं है। चेन्नई के अंदर लगातार मानसून जो है हर साल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कॉज करके जाती है। हर साल जो पॉलिटिकल लीडर्स है बहुत सारी मतलब वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट दे एवरी टाइम दे अंडर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ अर्बन कोलैप्स ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। देखिए, ये बारिश होना दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग। बारिश इज टोटली नॉर्मल। हमारा मानसून का टाइम चल रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट मानसून का टाइम चल रहा है, तो उसमें तमिलनाडु में तो बारिश होगी ही, दैट इज टोटली फाइन। बट द पॉइंट इज इतनी ज्यादा बारिश तो आज तक कभी नहीं हुई थी ना। इतनी ज्यादा बारिश अचानक से क्यों हो रही है? दैट इज द मेन रीजन। हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो वेदर इवेंट्स है, जितने वेदर इवेंट जो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस वेदर इवेंट अगर आगे बढ़ा, मतलब और अगर ये चीज होती गई, तो इसका हमारे खुद के जो हमारा इन्वायरमेंट है, खुद जो हमारे जो मेगा सिटीज है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप तमिलनाडु कैपिटल की बात करेंगे, चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई के अंदर सोचिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कितना ज्यादा डेवलप्ड है वो। एक मेजर सी पोर्ट है यहाँ पर, और इसके बावजूद, मतलब इतना ज्यादा डेवलप होने के बावजूद इट वॉज ग्रिड लॉक्ड। ये ग्रिड लॉक हो गया था, पूरी तरीके से बंद हो गया था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेन। देयर वाज अ डायस्टोपियन पिक्चर। हर तरफ एम्बुलेंसेस वगैरह मूव कर रही थी, रोड पे गाड़ियां वगैरह मतलब वो हो गई थी, स्टक हो गई थी, जहां पर पानी भरने के कारण लोग वहां पर गाड़ियों को यूज नहीं कर पा रहे थे, तो अपने अपने व्हीकल को उन्होंने रास्ते में छोड़ के वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए। कितने सारे लोग वो रेलवेज को मतलब मतलब रेलवेज के थ्रू इस पर्टिकुलर सिटी से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लेबर्स थे जो कि वापस मतलब काम से वापस घर नहीं आ पाए। सो प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही डायस्टोपियन पिक्चर इसने शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो अभी जो सिचुएशन आई थी 30th दिसंबर को, इट एक्चुअली ट्राई टू रिवाइव मेमोरीज ऑफ द 2015 फ्लड। 2015 के अंदर भी तमिलनाडु के अंदर फ्लड आया था। अब जो फ्लड आता है ना तमिलनाडु के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है जो चेन्नई के अंदर जो फ्लड आता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो बाहर के जो लोग हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए ये सिटी है, ठीक है, सिटी के जो अंदर वाला एरिया, कोर एरिया है, वो तो काफी डेवलप्ड होता है, और जो बाहर का एरिया जो मतलब बाहर वाले एरियाज होते हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर बाहर वाले एरियाज में फ्लड आए हैं, अंदर वाले एरियाज में फ्लड नहीं आए हैं। यहाँ पर कोर एरियाज, बाहर के एरियाज, हर जगह दे वर इक्वली अफेक्टेड। जो सबअर्बन कम्युनिटीज थे, जो अंदर रह रही थी, जो मतलब जो आईटी कॉरिडोर है बैंगलोर के अंदर का, मतलब ये चेन्नई के अंदर का, वो दे वर इक्वली अफेक्टेड। जो सिटी के अंदर रह रहे थे, जो बाहर रह रहे थे, जो स्लम्स में रह रहे थे, हर पर्सन यहां पर इफेक्ट हुआ था। वहां का रेलवे, मेट्रो लाइन, हर चीज जो है वहां पे कहीं ना कहीं हर चीज वहां पर अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। नो, दिस वाज नॉट अ न्यू थिंग, दिस वाज अ रिपीट ऑफ द पास्ट। देखिए 2015 के अंदर भी सेम टाइप का फ्लड आया था। उस टाइम भी काफी एक्सपेक्टेशंस उठ गई थी कि अब शायद इस पर्टिकुलर फ्लड के बाद जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा एक्शंस लेगी, यहाँ पर इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी, अर्बन डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। मुंबई के अंदर भी 2005 के अंदर एक और फ्लड आया था। उस टाइम भी होप्स काफी बढ़ गई थी कि अब शायद मुंबई के अंदर दोबारा कभी फ्लड्स नहीं आएंगी, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे ऐसे मेजर्स को यूज करेगी, फ्लड रेजिस्टेंट एक शहर बनाने की कोशिश करेगी, हर तरफ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वेज होंगे, राइट, इन सब चीजों को। लेकिन हुआ क्या, एक कम्युनिटी सपोर्ट आई, बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट में आ गए कि हाँ ठीक है, हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां से हम इन फ्लड से, इन हीट वेव से, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे साइड हो सके। बट हुआ कुछ नहीं। यहां पर बोथ द सिटीज चेन्नई प्लस मुंबई, दे विटनेस्ड अ रिग्रेशन। मतलब कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, उल्टा रिग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो चीजें हमारे पास थी वो भी कहीं ना कहीं खराब होनी स्टार्ट हो गई ओवर द इयर्स। इनफॉर्मेलिटी अभी भी खत्म नहीं हो रही थी, इनफॉर्मेलिटी अभी भी वहीं का वहीं थी। लॉज वर मेड बट जस्ट ऑन पेपर। वहां पर लॉज बन रहे थे बट उसको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था। द चेंजेस दैट वर मेड टू द एनवायरमेंट, दे वर टोटली अनसस्टेनेबल। Now what is sustainable change? First of all, sustainable change का मतलब होता है जहां पर हम एक डेवलपमेंट की नीड्स को एनवायरमेंट की नीड्स के साथ लेके चलते हैं। मतलब हम डेवलपमेंट करते हैं बट इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इसको हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल चेंज। हम यहाँ पर अनसस्टेनेबल हो गए, मतलब कि हमने अर्बन एनवायरमेंट को डेवलप करना तो चाहा, हमने बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की कोशिश की, बट हमने जो एनवायरमेंट वाला फैक्टर है उसको हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया। हमने एलिट कंस्ट्रक्शंस किए, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बना दिए, बट दे वर फेवर्ड एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। हमने इकोलॉजी को ध्यान नहीं दिया। जब हमें चूज करना था बिटवीन दीज कंस्ट्रक्शन एंड इकोलॉजी, वी चूज कंस्ट्रक्शंस। हमने इन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, हमने इकोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड इसी सब चीजों का एक्चुअली कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है कि अब वेदर इवेंट्स इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी हैं। हमने देखिए, हमने बहुत बार ऐसा इस चीज के बारे में बात की हुई है, साइंटिस्ट लगातार बात करते हैं, एक्सपर्ट्स लगातार बात करते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ गया तो एक जो चीज होगी कि वेदर इवेंट्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे।
दिस इज व्हाट वी आर विटनेसिंग। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज मतलब फ्यूचर नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हियर। अगर आप चेन्नई का सिचुएशन देखें, चेन्नई 2015, चेन्नई 2021, चेन्नई 2022, प्रॉब्लम इज ऑलरेडी हियर। मतलब प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं है, प्रॉब्लम अभी है। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? देखिए एक क्वेश्चन आता है कि देखिए 2021 का जो अभी रिसेंटली जो आया था वहां पे चेन्नई के अंदर एक दिन के अंदर सोचिए इन अ सिंगल इवनिंग देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ अराउंड 24 सेंटीमीटर्स। 24 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं? 24 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि अगर ये ग्राउंड लेवल है तो इससे 24 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी भर गया था। मतलब दिस वाज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट हैपेंड। तो सोचिए इतने बड़े एरिया में, पूरे के पूरे चेन्नई में इतना बड़ा लैंड है और उस पूरे एरिया में अगर 24 सेंटीमीटर तक पानी भर जा रहा है, दैट मींस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसके कारण एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो अगर हम उसको एक सस्टेनेबल तरीके से करें, एक इक्विटेबल मतलब तरीके से करें, तो क्या वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकता है हमें? कि अर्बन डेवलपमेंट को अगर हम एक एनवायरनमेंट के साथ लेके चलने की कोशिश करें तो क्या हमें हेल्प कर सकता है? पहले बात देखिए इसमें होगा क्या अगर हम अर्बन डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट के साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल मेथड्स को यूज करेंगे, सस्टेनेबल मेथड्स को यूज करेंगे, हम फैंटेसी प्लान्स को यूज नहीं करेंगे। फैंटेसी प्लान्स क्या है? फैंटेसी प्लान्स ये होते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को कंक्रीट से बना दो, कंक्रीट से बना दो, आसपास कोई भी ट्रीज नहीं है, मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए, ट्रीज होते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता, दैट इज एक्चुअली फैंटेसी प्लान। बट यहां पर सस्टेनेबल ये होगा कि अगर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बन रही है उसके आसपास ट्रीज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन रूफ्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए जो कि पॉल्यूशन ना कॉज करे, सोलर पावर होना चाहिए जो कि फ्यूल को कॉज ना करे, कोल को बर्न ना करना पड़े। ये सब बहुत ही वेलकम है, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सस्टेनेबल वेज है, बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नेचुरल फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स क्या होती है? एक रिवर है, जैसे मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, जब रिवर मूव करती है तो जो उसका एंटायर एरिया है ना, जहां तक वो रिवर कभी कभी मूव करके जाती है, ऐसे मूव करती रहती है, उस एंटायर एरिया को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। मतलब वो सारा एरिया जहां से एक रिवर मूव करती है। तो जो एंटायर फ्लड प्लेन्स है, जो रिवर्स है, मैंग्रोव्स है, मार्शेस है, गार्डन्स है, इन सबको भी कंजर्व करना है। दैट इज इक्वली अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। हम स्मार्ट सिटी में यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर नीड्स मतलब डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रीन रूफ्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लाना चाहते हैं, सोलर पावर लाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ हमें जो स्मार्ट सिटीज है उसके अंदर और क्या क्या लाना होगा? हमें अपने नेचुरल फ्लड प्लेन्स को कंजर्व करना होगा, रिवर्स को कंजर्व करना होगा, मैंग्रोव्स, मार्शेस, जितने भी ऐसे एरिया जो कि नेचुरल चीजें हैं जो एक्चुअली हमें हमारे क्लाइमेट को रोकने में, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करेगी, उन सब चीजों को कंजर्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक टाइप का फ्यूचर प्रूफिंग हो जाएगा अगर हम इस चीज दोनों चीजों को साथ कर सके। अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान ना देके इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों पे साथ में ध्यान दे, तो हम कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट इवेंट के कारण जितने भी ऐसी चीजें हो रही है जो हमें अचानक से डिसफंक्शन कर दे रही हैं, इन चीजों को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। और यही रोकना एक्चुअली हमारी मेन एम है। इसी चीज को देखिए कंप्लीट करने के लिए नीति आयोग यहां पर एक रिपोर्ट लाता है। नीति आयोग बोलता है दैट देयर इज अ अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी, एक रिपोर्ट लाता है, ठीक है, जिसके अंदर वो अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करना चाहता है, जिसके अंदर नीति आयोग ये बोलता है कि कोविड-19 जो है, कोविड-19 ने कहीं ना कहीं जो हमारी सिटीज थी, जो हमारे शहर थे जो कि हेल्दी बनने वाली थी, उसको रोक दिया। मतलब नीति आयोग का कहना यह है कि कोविड ने हमारे सिटीज, हमारे जो जितने भी शहर है ना, वो 2030 होते होते बहुत सबके सब हेल्दी सिटीज बन जाती, उसको कोविड ने रोक दिया है, मतलब उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट रोक दिया है। बट ऑथर का कहना है कि यस ये सही है कि कोविड-19 के कारण हमारा डेवलपमेंट रुक गया है, हमारी बहुत चीजें रुक गई हैं, हेल्दी सिटीज बनने से हम रुक गए हैं, बट साथ ही साथ जो क्लाइमेट के लगातार इंपैक्ट्स बढ़ने जा रहे हैं ना, उसका इफेक्ट और भी ज्यादा है सिटीज के ऊपर, उसने और ज्यादा हमें हेल्दी बनने से रोक दिया है, हमारी सिटीज को और ज्यादा हेल्दी नहीं बनने देगा। अगर इस तरह की स्टैगरिंग रेन होगा अगर चेन्नई में, तमिलनाडु में, बाकी एरियाज में, इसका सीधा सा मतलब है ना कि जो एरिया है वहां का वो प्रॉपर्ली वहां पे डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर रेनफॉल होगा तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, राइट। अब देखिए कंसिस्टेंट विद द अप्रोच ऑफ द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, नीति आयोग ने यहां पर 500 प्रायोरिटी सिटीज का लिस्ट निकाला, मतलब 500 ऐसी सिटीज को ढूंढा जिसको आपस में उन्होंने बोला कि इन सबका कंपटीशन करवाएंगे, इन सबका आपस में कंपटीशन करवाएंगे, ताकि सब साथ में मिलकर के एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल्स को यूज कर सके, मतलब एक साथ मिलकर डिफरेंट अप्रोच को यूज करें। मान लीजिए एक सिटी है चेन्नई, एक सिटी है मुंबई। चेन्नई ने मान लीजिए एक अच्छा सा प्लान यूज किया, सेम प्लान को मुंबई यहां पर यूज कर सकता है अगर उनके लिए सही हो तो। मुंबई ने जो प्लान यूज किया, सेम प्लान को पटना यूज कर सकता है, पटना को जो इन्होंने यूज किया उसे बैंगलोर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्लानिंग करना है जो कि पार्टिसिपेटरी हो, मतलब डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आके यहाँ पर डिफरेंट चीजों को प्रॉपर्ली प्लान कर सके। एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, दे शुड बी फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशंस, यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी क्या नीड्स हैं, क्या एस्पिरेशंस है सिटीजन्स की, उसके हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट करना होगा ना। हमें यहाँ पर सिंपली स्मार्ट सिटी बोल करके एक कॉमन मेथड नहीं कर सकते कि एक ऐसा एरिया जहां पर 4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो उसे स्मार्ट सिटी कहेंगे। दिस इज नॉट स्मार्ट सिटी। हमें वहां पर लोग के एस्पिरेशंस को वहां पर इंक्लूड करना होगा, दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड अ स्मार्ट सिटी।
देयर इज ए कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस गिवन टू द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स को, जो बड़े बड़े टूल्स आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि जो भी उस पर्टिकुलर शहर के अंदर जो एसेट्स हैं उसको हम प्रॉपरली प्लान कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। बट एक्चुअली क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही स्मार्ट सिटी की मेन डेवलपमेंट की नीड्स है? इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत चीजें कर रही है, बट साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उनको यहां पर काम करने की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट के साथ में ग्रेटर इंक्लूजन होगा। कैसे? देखिए सेंटर जो वहां पर जो अभी जो बीजेपी रूल गवर्नमेंट है जो सेंटर में बैठी हुई है, क्या उसे पता है कि तमिलनाडु के एक छोटे सिटी के अंदर क्या चीज की इंपॉर्टेंस है? क्या उसे चाहिए? आई गेस नॉट, राइट। यहां पर जो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, इसको यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहां पर डायरेक्टली लाइजन में रहना होगा, कांटेक्ट में रहना होगा। इस स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर आगे जाकर क्या होगा, जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके साथ यहां पर कांटेक्ट में रहना होगा। और इस लोकल गवर्नमेंट को एक्चुअली पता होगा कि तमिलनाडु के छोटे से जो शहर है, जो सिटी है, यहां पर डेवलपमेंट की क्या नीड्स है। देन ये लोकल गवर्नमेंट यहां पर नीड्स को कंप्लीट करेगी और इसकी हेल्प करेगा स्टेट, और स्टेट की हेल्प करेगा सेंटर। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये एक इंक्लूजन का मेथड होना चाहिए। यहां पर हमें सिर्फ सेंटर जो है ऊपर से बैठ के सब कुछ ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे, तमिलनाडु की अगर अर्बन लोकल बॉडीज की आप बात करोगे, तो पिछले एक डेकेड से यानी कि पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुए। सोचिए अगर यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होंगे तो वहां पर लोग कैसे चूज होंगे? कौन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई है ही नहीं, तो आपकी जो डेवलपमेंट की नीड्स है उसे कंप्लीट कौन करेगा, राइट? ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए यहां पर कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, बट इसके बावजूद यहां पर स्टेट की कोस्टलाइन इतनी लंबी, आपको याद होगा, देखिए दिस इज इंडिया एंड दिस एंटायर इज तमिलनाडु। इतनी कोस्टलाइन इसकी लंबी है कि यहाँ पर सीवियर साइक्लोन्स आते रहते हैं। बे ऑफ बंगाल से लगातार साइक्लोन्स यहाँ पर हिट करते रहते हैं तमिलनाडु और जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसको। इसके कारण चेन्नई, अदर टाउन से सबके सब पूरी तरीके से क्रिपल हो जाते हैं। यहाँ पर 6-6 महीने लग जाते हैं हमें इस पर्टिकुलर चीज से फिर से रिकवर करने में। अब देखिए जब भी हम एक सिटी को ग्रो करना चाहते हैं ना, उसकी ग्रोथ चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें सारे के सारे डायमेंशंस को ध्यान रखना होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज को यहाँ पर ध्यान नहीं रख सकते कि हमें डेवलपमेंट करना है। हमें डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करना है ताकि हम अडेप्ट हो सके अभी से ही, ताकि फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी प्रॉब्लम्स को हम अभी सॉल्व कर सकें। देखिए अगर हम अभी से, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो इस हाउसिंग को अगर हम अफोर्डेबल बनाना है, हमें यहाँ पर सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बट साथ में सस्टेनेबल भी बनाना है। इस सस्टेनेबल बनाएंगे तो क्या होगा, हम कार्बन एमिशंस को यहाँ पर अभी से लोअर कर सकते हैं। जिस टाइम हम उन घरों को बनाएंगे, जब हम इंफ्रा क्रिएशन करेंगे ना, उसी टाइम हम यहाँ का जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? वहां पर एक टाइप का देखिए बायोफिलिक डिजाइन होता है। बायोफिलिक का डिजाइन का मतलब होता है जहां पर बायो चीजें, मतलब बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीजें यूज की जाती है, जिसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। जो ग्रीन मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं अभी से ही। हम जो इंफ्रा हम बनाएंगे, जो घर हम बनाएंगे, उस घर को इस तरीके से बना सकते हैं ताकि आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स है वो अफोर्डेबल हाउसिंग, देखिए बाद में जाकर हम इसके ऊपर जो स्टेप्स लेंगे उससे अच्छा है कि हम स्टेप्स अभी लेना स्टार्ट कर दें। ऐसा बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि चेन्नई के लेस देन हाफ ऑफ ऑल सिटीज दे हैव मास्टर प्लान्स। मतलब चेन्नई ने बोला है कि हम मास्टर प्लान बना रहे हैं, बट उसमें से आधे सिटीज से कम है कि मतलब बहुत ही कम ऐसे शहर है जिसके पास अपना खुद का मास्टर प्लान है। और जिसके पास मास्टर प्लान है भी ना, वहां पर इनफॉर्मेलिटी है, मतलब वहां पर भी फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, वहां पर एक्जैक्टली कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है। जहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल एलिट्स हैं, मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं और साथ ही साथ जो बहुत गरीब लोग हैं ना, दोनों ने इंक्रोच करना स्टार्ट कर दिया है कॉमन लैंड के ऊपर। कॉमन लैंड क्या होता है? कॉमन लैंड कोई भी ऐसा लैंड जो कि प्राइवेट पर्सन जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे वेस्ट लैंड हो गए, जैसे सॉरी वेटलैंड्स हो गए, वेस्टलैंड्स हो गए, रिवर बैंक्स हो गए। इन सब एरियाज में चेन्नई मुंबई दोनों जगह पर यह देखा गया है कि जो रिच लोग हैं, पुअर लोग हैं, सबके सब मिलकर इन कॉमन लैंड के ऊपर इंक्रोच कर देते हैं, यहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। मान लीजिए कि वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स के ऊपर अगर आपने एक अपना घर बना दिया, तो वेटलैंड का तो काम कुछ और था ना। वेटलैंड का काम था यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, मार्शी लैंड, राइट। वेटलैंड इज अ मार्शी लैंड, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था। बट इस वेटलैंड को आपने साइड में रखकर आपने इसके ऊपर अपना घर बना दिया, तो वेटलैंड अपना खुद का काम कैसे करेगा, राइट। तो इन चीजों के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर बीच में आना स्टार्ट होगा, बीच में आना पड़ेगा ना। जब भी एक फ्लड आता है, एक बहुत बुरा फ्लड आता है किसी भी शहर के अंदर, तो उसके बाद अचानक से इंफेसिस होने लगती है। उसके बाद हमें ध्यान आता है कि हमें इंक्रोचमेंट को हटाना है। हमें इन वेटलैंड से जो लोग यहाँ पर इंक्रोच करके बैठे हुए इन्हें हटाना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन चीजों को हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा? अगर वेटलैंड, सोचिए वेटलैंड के अंदर अगर इंक्रोचमेंट होगा ही नहीं, अगर वो प्रॉपर्ली पानी को एब्जॉर्ब करेगा, रिवर बैंक से अगर पानी बाहर जाएगा ही नहीं, तो फिर क्यों बाद में जरूरत पड़ेगी? बाद में हमें जरूरत पड़ेगी नहीं ना। अब यहां पर एक ऑथर एक नीड बताते हैं, एक सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन में ये बोलते हैं कि हमें एक टॉप लेवल डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है हर एक सेट के अंदर, जो कि क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशन से डील करेगा। इसके अंदर जितने भी जो मिनिस्ट्रीज होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगी, उन सबको आप इसके अंदर लेके आ सकते हो। जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो कि क्लाइमेट चेंज की बहुत ही नियर है। कैसे? देखिए हाउसिंग जब बनता है, अर्बन डेवलपमेंट जब होता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा कार्बन यहाँ पे एमिट होता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आप इसको क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के मिनिस्ट्री के अंदर डाल सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्ट्री जो है, वाटर सप्लाई का मिनिस्ट्री, एनर्जी, लैंड, पब्लिक वर्क्स, इरिगेशन, इन सबकी मिनिस्ट्रीज को आप, डिपार्टमेंट्स को कहीं ना कहीं आप एक क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिनिस्ट्री के अंदर डाल सकते हो, ताकि ये क्लाइमेट चेंज जो एडेप्टेशन मिनिस्ट्री है, ये एक यूनिफाइड डिसीजन ले सके। जब भी कोई डेवलपमेंट का डिसीजन ले, तो इसमें वो एनर्जी के बारे में, लैंड के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन से जितना कार्बन रिड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली देख सके। और बाद में फिर ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सके।
अपनी खुद की प्रायोरिटीज बनाए और लोगों को अकाउंटेबल मतलब वो ठहराए, अकाउंटेबल ठहराएंगे तो काम अच्छे से होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हमें हमें जो जो लोकल बॉडीज हैं उनको प्रॉपर्ली एम्पावर नहीं किया जा रहा है। जो उनके जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास जो पावर्स होने चाहिए थे वो पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं। दे हैव फेल्ड टू बिल्ड कैपेसिटीज। इसके कारण क्या हुआ है, वी हैव सीन फ्रीक्वेंट अर्बन पैरालिसिस, मतलब अर्बन एरियाज के अंदर लगातार पैरालिसिस, जो क्लाइमेट पैरालिसिस है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं वो एक्सट्रीम वेदर के कारण इंक्रीज होती जा रही हैं और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चेन्नई में अगर आप देखेंगे द फोकस आफ्टर एवरी फ्लड, जब फ्लड खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हमारा मेन फोकस आता है कि हम स्ट्रॉन्ग वाटर नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है ये पर्टिकुलर नेटवर्क, इसका मतलब है रोड साइड में आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे यहाँ पर होल्स बनाए जाते हैं, होल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है ताकि पानी को इजीली मूव कर सके। तो चेन्नई में जब भी फ्लड्स आते हैं तो उसके बाद सारा का सारा फोकस जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज पे जाता है। हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं, बट हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो चेन्नई का एक शहर है, मतलब चेन्नई के पास में एक शहर है, छोटा सा विलेज टाइप है, जो कि एक मार्श लैंड है जिसके ऊपर पूरा का पूरा शहर बन चुका है। मतलब एक मार्शी लैंड था सोचिए वहां पर, और वहां पर ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा शहर बन चुका है, इसका कमर्शियल इंक्रोचमेंट हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर आप सोचिए अगर यहाँ पे लोग नहीं रहते तो एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करता, ये पर्टिकुलर मार्शलैंड जो था वो सारे के सारे एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता। इसका काम ही है, मार्शलैंड का काम ही है, मार्शी एरिया है। मार्शी एरिया आपने हिंदी में आप देखो तो इसको बोलते हैं दलदल। दलदल का मतलब क्या होता है, दलदल का सीधा सा मतलब होता है कि वो एक एक मिक्सचर क्रिएट करता है सॉइल का और वाटर का। इसका काम ही होता है एक्स्ट्रा वाटर को एब्सॉर्ब करना। अगर सोचिए इस एरिया में इंक्रोचमेंट नहीं हुई होती, हम एक्स्ट्रा लोग अगर यहाँ पे नहीं रह रहे होते तो इजीली वो अपना काम कर रहा होता, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट होने के कारण क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो मार्शलैंड है अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसके कारण हम पूरा पूरा ध्यान लगाते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के ऊपर। बट ये एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा पानी भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। अब देखिए रोड साइड से अगर आप पानी निकालेंगे तो ये एक्स्ट्रा पानी जाएगा कहाँ पे, आप सिटी के आप रिवर्स तक लेके जा सकते हैं, बट अगर रिवर्स में आप एक्स्ट्रा पानी डालना स्टार्ट कर देंगे फ्लड का, तो रिवर के बैंक भी तो ओवरफ्लो करेंगे, तो आसपास के एरिया है वहां पर भी फ्लड आएगा। देखिए सेम चीज ये हो गया चेन्नई का। सेम चीज यहां पर देखा गया था मुंबई के अंदर। मुंबई में एक मीठी रिवर है, मीठी रिवर के अंदर भी 2005 के अंदर फ्लड आया था, तो वहां पर भी ये देखा गया था। जो मीठी रिवर के आसपास का जो वेटलैंड्स है, जो रिवर बैंक्स है, वहां पर लोगों ने अपने पूरी तरीके से अपने घर बनाए हुए, वहां पर लोग वहां पर रहते हैं, उन्होंने इंक्रोच कर लिया है। इंक्रोच करने के कारण क्या हुआ है, जो ये रिवर का एक्चुअल काम था पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को अपने अंदर समेट के रखना, वेटलैंड से काम था, वो ये काम अपने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई और वो काम ना होने के कारण यहाँ पे फ्लड आ गया मीठी रिवर के अंदर। अब जब फ्लड आ गया ना तो उसके बाद फिर लोग यहाँ पर काम स्टार्ट हुए, जो जहां पर उन्होंने ड्वेलिंग्स को रिमूव करना स्टार्ट किया, जहां पे इंक्रोचमेंट जो एक्स्ट्रा लोगों ने की हुई थी उसको हटाना स्टार्ट किया। बट वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो बहुत ही परमानेंट स्ट्रक्चर्स थे, जिनके घर बहुत ही मतलब काफी लार्ज साइज के घर थे, दे वर टू बिग टू टच, उनको छोड़ दिया गया। मतलब अभी भी समझ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मीठी रिवर के अंदर फ्लड्स आने के बावजूद भी वहां पर अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स अभी भी प्रेजेंट है, मतलब अभी भी वेटलैंड अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। देखिए बहुत सारे रेसिडेंट्स ऐसे भी थे जिसके लिए चेन्नई का फ्लड जो था दैट वाज नॉट अ डिफरेंट थिंग। मानसून 2021 वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग जो हर साल आता है, हर साल बारिश आती है, हर साल आता है। लेकिन ये लोग वो लोग थे जो कि गेटेड टावर्स में रहते हैं, जो 10th फ्लोर पे रहते हैं, 12th फ्लोर पे रहते हैं, उनके लिए बड़ी चीज नहीं थी। उनको ये चीज तब समझ आती है जब वो बाहर आते हैं, जब अपने सामान कुछ खरीदने जाते हैं, एंड दे हैड टू यूज बोट्स एंड ट्रक्स टू गेट सप्लाईज, या फिर कहीं पर भी ट्रैवलिंग करनी होती है, दे हैव टू यूज बोट्स, तब जाके उन्हें पता चलता है। ऐसी इमेजेस लेकिन आप देखेंगे मीडिया के अंदर नहीं आती है, मीडिया के अंदर बहुत ही कम आती है। क्यों, अगर ये मीडिया के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली जो हाइप हाउस के प्राइसेस है ना, उसके प्राइसेस लगातार कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन सब चीजों के कारण ही देखिए यहाँ पर भी बिजनेस का कहीं ना कहीं अपना खुद का फायदा हो रहा है, बिजनेसमैन का फायदा हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर इन सब चीजों को बाहर नहीं लाया जाता है। अब देखिए चेन्नई जो है एक मास्टर प्लान की तरफ काम कर रहा है। चेन्नई यहाँ पर बोल रहा है कि हम एक मास्टर प्लान, एक क्लाइमेट एक्शन प्लान की तरफ काम कर रहे हैं, जहां हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि हम मतलब इंफ्रा को इंक्लूड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, हम मेट्रो के बहुत सारे लिंक्स बनाएं वेस्टर्न एरियाज के साथ, मतलब जो साउथ के एरियाज हैं उनके साथ। लेकिन साथ ही साथ हमें वैल्यू कैप्चर के ऊपर भी काम करना होगा। वैल्यू कैप्चर का सीधा सा मतलब है कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो वैल्यूज है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें जो हमें एक्चुअली चाहिए, जो वैल्यूज हमें एक्चुअली चाहिए, हमें उन चीजों के ऊपर भी प्रॉपर्ली काम करना होगा। जो मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज है वो इतनी लूज है अभी के टाइम में चेन्नई के अंदर कि वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है आसपास के एरियाज के ऊपर। आसपास के एरिया जहां पर जो बिल्डिंग रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता है उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप चेन्नई का देखेंगे, चेन्नई में जितने भी नेचुरल एसेट्स थे जैसे कि वेटलैंड्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, वाटर कोर्सेस हो गए, धीरे धीरे लगातार लॉस हो रहे हैं, दे आर गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, लगातार जो इसकी वैल्यू है लगातार डाउन हो रही है। अगर आप देखिए ये चीज सिर्फ चेन्नई के नहीं है, अगर आप बाकी जितने भी मेजर इंडियन सिटीज है ना उनके देखेंगे वहां पर भी यही हाल है। वहां पर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो मतलब आसपास के एरिया, जो कोर एरियाज के बाहर देखिए ये कोर एरिया, तो आसपास के एरिया में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ का जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, अंदर हाउसिंग प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो गए हैं कोर के अंदर, सब के सब लोग जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं।
ठीक, इन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो जो ऑथर है वो यहाँ पर कुछ सजेशंस देते हैं। सजेशन में वो ये बताते हैं कि इंडिया का देखिए जो शहर है, इंडिया के शहर जो है दे विल कंटिन्यू टू बी द ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमारे ग्रोथ को लगातार करेंगे, दैट इज टोटली राइट ग्रोथ। लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ रही है दैट इज अनसस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। वो डेवलप तो हो रहे हैं बट अनसस्टेनेबल तरीके से हो रहे हैं। अभी क्लाइमेट चेंज का एरा चल रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के एरा में हमें यहाँ पर बहुत जरूरी थे, मतलब जरूरी है इस पर्टिकुलर चीज का कि हम डेवलपमेंट तो करें बट साथ में एनवायरमेंट की नीड्स को यहाँ पर छोड़े ना। हमारे मुंबई का एक्सपीरियंस, चेन्नई का एक्सपीरियंस ये लगातार हमें एक टाइप की वार्निंग्स प्रोवाइड कर रहा है कि अगर हम गवर्नेंस को सेंट्रलाइज करके रखेंगे, मतलब पावर अगर हम लोकल लोगों के हाथों में नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है इसके लिए। नीड क्या है? नीड देखिए, नीड हमारी ये नहीं है कि हम बड़े बड़े स्मार्ट अर्बन इनक्लेव्स बना दें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें जिसके अंदर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हो, स्मार्ट थिएटर्स हो, ये सब हमारी अभी फिलहाल की लीड नहीं है। हमारी नीड ये है कि हमारे पास एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए जो कि साउंडली वर्क करना चाहिए, जो अच्छे से काम करे, जो फंक्शनल हो। फंक्शनल इन द सेंस कि वो एक तरीके से इट कैन हैंडल फ्लड्स, इट कैन हैंडल हीट वेव्स, पॉल्यूशन को हैंडल कर सके, मास मोबिलिटी को हैंडल कर सके, बहुत सारे लोग अगर यहां पर अचानक से आ जाए तो उसको हैंडल कर सके। एंड इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर शहर है, जो एक्चुअली ये शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगी। स्मार्ट सिटी सिर्फ इसलिए नहीं बनेगी कि बड़ी बड़ी शहर है, सॉरी बिल्डिंग से बड़ी बड़ी, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर लाइट्स लग रही है, दिस इज नॉट स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी इज कि वो पर्टिकुलर सिटी बहुत ही फंक्शनल सिटी की तरह डेवलप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारा अर्बन इंडिया है दैट विल एक्चुअली टर्न इनटू अ सब प्राइम इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट तो लगातार कर रहे हैं बट उसकी वैल्यू लगातार कम हो जाएगी। ये हमने बात की सेकंड आइटोरियल के बारे में। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट प्रेडेटरी प्राइसिंग। समझते हैं एग्जैक्टली क्या है इसमें। पहली बात तो एक केस स्टडी समझते हैं आपको। देखिए केस स्टडी ये है कि महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तालोड़। तालोड़ के अंदर क्या हुआ है, कुछ लोगों ने मतलब रिसेंटली जब कोलगेट का टूथब्रश पेस्ट खरीदने गए तो वो पेस्ट खरीद नहीं पाए बिकॉज लोकल स्टोर्स के पास टूथपेस्ट था ही नहीं। इसका रीजन क्या था? जब रीजन पता किया गया तो रीजन ये था कि जो तालोड़ के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कंपनी होती है, अब देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी अपना सामान देती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। जैसे कंपनी मान लीजिए कोलगेट की कंपनी है, उसने कोलगेट बनाया बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करती है, वो छोटे छोटे स्टोर्स को देती है, ये स्टोर्स को देती है, स्टोर, ठीक है। अब ये स्टोर क्या करते हैं, लोगों को बेचते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये एक्चुअली फंक्शन होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ये वाले, दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट दिस पर्टिकुलर कोलगेट का प्रोडक्ट। उन्होंने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो यहाँ के जो लोग थे उनका ये कहना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका ये कहना है कि जो B2B टेक्नोलॉजी होती है, जो बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजीज होती है ना, वो जो कंपनीज है वो लगातार इतना ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका काम यहाँ पर ठप हो जा रहा है, ठीक है। देखिए कुछ B2B कंपनीज कौन कौन सी है, जियो मार्ट आपने नाम सुना होगा, उड़ान सुना होगा आपने, रिलायंस का जो जियो मार्ट है, उड़ान है, ये सब ऐसी कंपनीज है जो कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज है। देखिए हमारे यहाँ पर कम से कम 500,000 यानी कि अराउंड 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, कंज्यूमर जो कंपनीज होती हैं, जैसा हमने बात की कोलगेट की कंपनी है, कंपनी से क्या करती है, सामान उठाते हैं, दे पिक अप गुड्स फ्रॉम द कंपनी एंड देन वो उस चीज को पहुंचाते हैं अराउंड 13 मिलियन स्मॉल लोकल स्टोर्स तक। तो आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मान लीजिए कंपनी, ये कंपनी सामान बनाएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास अराउंड 500 मिलियन के आसपास है। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, इसको अलग अलग जगहों पर मतलब वो करना स्टार्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहां पर 13 मिलियन के आसपास स्मॉल लोकल स्टोर्स है। लोकल स्टोर्स क्या है, छोटी छोटी दुकानें जो अपने आप आसपास देखते होंगे, दे आर कॉल्ड स्मॉल लोकल स्टोर्स। इन लोकल स्टोर्स को ये लोग देंगे, ठीक है। और अराउंड 7 लाख विलेजेस के अंदर एंड टाउन्स के अंदर छोटे छोटे स्टोर्स प्रेजेंट है जहां पर ये चीजें पहुंचती है। और इस तरीके से एक सामान जो है कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टोर के पास जाता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो ये पर्टिकुलर पैटर्न है ना, ये अब टूट रहा है। देखिए पहले अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ज्यादातर एक स्मॉल फैमिली बिजनेस टाइप है, मतलब बिजनेस टाइप है जहां पर उन्होंने काफी दिनों से रिलेशनशिप बनाया है लोकल स्टोर वालों से। और जैसे मान लीजिए एक छोटा सा स्टोर है, ठीक है, इस स्टोर के पास एक डेवलपर आता है जो वहीं के आसपास के रहने वाला पर्सन है, वो आता है बोलता है कि मैं अब आपसे सामान दिया करूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये पर्सन खुद जाता है कंपनी के अंदर, कंपनी से सामान खरीदता है और उसके बाद ये सामान इसको बेचता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक टाइप का मतलब एक टाइप का इंट्रिकेट सप्लाई चेन की तरह काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, मान लीजिए कि जो कोलगेट जो कंपनी है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर को सामान जो एक टूथपेस्ट है वो 40 रुपए में देती है, ठीक है। अब क्या करता है, ये कोलगेट का मैन्युफैक्चर 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखता है और स्टोर को वो 45 रुपए में देता है। और इसके बाद स्टोर क्या होती है, इस चीज को 15 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लगकर जो 55 रुपए जो भी एमआरपी होता है उस पर्टिकुलर चीज का, उस पर ये बेचना स्टार्ट कर देती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक टाइप का एग्जांपल है, ये सही नहीं है, एक टाइप का एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो आई होप समझ गए। देखिए कंपनी जो है वो 40 रुपए में क्या करेगी, ये सामान डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, जितने का भी रख सकते हैं, मतलब मैंने एग्जांपल लिया 5 रुपए, तो 45 रुपीज का यहाँ पर आपका वो लेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 45 रुपीज में ये डिफरेंट स्टोर्स को देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इन सब चीजों का वो कितना है, इन सब चीजों का जो प्राइस लिखा हुआ है दैट इज 55 रुपए, मतलब 55 रुपए का एमआरपी है। तो स्टोर क्या करेगा, स्टोर आपको देगा 55 रुपए में सब चीजें, मतलब 55 रुपीज में आपको हर पीस बेचेगा। तो इसको हो गया यहाँ पे 10 रुपीज का फायदा, इसको हो गया 5 रुपीज का फायदा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन यहां पर देखिए हुआ क्या है,
हुआ क्या है कि लगातार B2B कंपनीज आ रही हैं, जो यानी बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज आ रही है, जिसके अंदर क्या हुआ है, कुछ कंपनीज ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बना ली है, कुछ मोबाइल के एप्स बना लिए हैं, जिससे वो डायरेक्टली किराना स्टोर के साथ लिंक कर रहे हैं। मतलब कंपनीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाने के बाद स्टोर ओनर्स जो आने चाहिए थे, कंपनी डायरेक्टली यहां पर स्टोर ओनर्स के साथ यहां पर डील कर रही है। कंपनी ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बना दिया है कि आप जो स्टोर ओनर्स है वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऐप पे जाकर अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और कंपनी डायरेक्टली अपना सामान जो है इनके तक पहुंचा देगी। डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर पैसा जो है पूरी तरीके से हट जाएगा, इंटरमीडिएट्स का पैसा हट जाएगा, जो इनकी जॉब है वहां पे जॉब हट जाएगी, मतलब जॉब इनकी चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कोलगेट डायरेक्टली स्टोर ओनर से बातचीत कर रहा है और ये दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टाइप का बिजनेस को और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बना रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम यहां पर आती है कि वो नॉर्मल जो देखिए, अब अभी तक जब डिस्ट्रीब्यूटर इसको बेचता था वो 45 रुपए बेचता था, राइट, 45 रुपीज में, तो उसको 45 देने पड़ते थे। बट जब कंपनी ने स्टोर ओनर को बेचना स्टार्ट किया तो दे सोल्ड इट अराउंड 35 रुपीज, सिर्फ 35 रुपए में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा एक एवरेज जो प्राइस कितना था, एवरेज प्राइस था 40 रुपए, मतलब एक नॉर्मल प्राइस था 40 रुपए, बट ये उसको दे रहा है 35 रुपए में। मतलब समझ रहे हैं, ये अपने खुद के प्राइसेस को रिड्यूस करके, मतलब खुद के प्राइस रिड्यूस करके एक चीज को कर रहा है। तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 रुपीज में इसने दे दिया, ठीक है, 35 रुपए में दे दिया, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस कितना था 45। इससे देखिए क्या होगा, अगर प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, जो वहां के पीपल है जो कि कोलगेट खरीदने आएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, उनको 55 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो ओनर है वो 50 रुपए ले लेगा उनसे, तो 5 रुपए का उनको फायदा हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो इस प्राइस को तो मैच कर नहीं पाएंगे। इसी कारण क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है लगातार ये बोल रहे हैं कि दीज आर अनफेयर प्रैक्टिसेस, और इस अनफेयर प्रैक्टिस के कारण उन्होंने यहाँ पर वो कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करने के कारण जो उसके बाद उन्होंने कोलगेट के सामने डिमांड रखी कि हमारे जो डिमांड्स है उसको कंप्लीट करो आप, और हमें प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करने दो। बट कोलगेट ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया, उसी कारण यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। तो दिस इज व्हाट इज द मैटर ये है। अब उसको समझते हैं, देखिए नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, जिसके कारण जो एक्जिस्टिंग प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो रहा है। ये एक्जिस्टिंग प्रोसेस क्या था, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टोर ओनर, ये एक्जिस्टिंग प्रोसेस था। बट न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक मोबाइल ऐप के थ्रू कंपनी से डायरेक्टली स्टोर ओनर के साथ अपना डील कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, और ये गलत नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये गलत नहीं है। कंपनी यहां पर अपना प्रॉफिट देखेगी, बट गलत तब आता है जब वो अपने प्राइस को लोअर कर देते हैं। देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर इसको 45 रुपए में बेच रहा था तो कंपनी को भी यहां पर 45 रुपए में बेचना चाहिए। कंपनी यहां पर अपना खुद का घाटा करके यहां पर 35 रुपए में क्यों बेच रही है, उसका रीजन ये है बिकॉज वो लोअर करना चाहते हैं। जितने लोकल स्टोर्स हैं, वो ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको हटाना चाहते हैं, वो स्टोर ओनर्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि आप सारा सामान हमसे ही खरीदो। अगर आप कंपनी को देखेंगे, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर 15 से 20% का लॉस ले रही है। देखा, इसका एग्जांपल अगर आप लोगे तो कोलगेट का एक नॉर्मल प्राइस 40 रुपए का था, बट वो स्टोर ओनर को दे रही है 35 रुपए में, मतलब खुद का वो 5 रुपए का लॉस लेने के बाद इस चीज को कर रही है। इसका रीजन क्या है, रीजन बस यही है कि वो चाहते हैं कि जितने भी लोकल स्टोर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से हट जाए और डायरेक्टली कंपनी से डायरेक्टली लिंक होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, साथ ही साथ जो छोटे छोटे लोकल स्टोर्स होते हैं उसको क्रेडिट देते हैं, मतलब छोटे छोटे लोन्स देते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल देते हैं, मतलब काम करने के लिए पैसा देते हैं। जब ये सब मिलता है तो ऑब्वियसली जो स्टोर ओनर्स है वो डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करना चाहती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं करना चाहती है। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है वो रिलाई करती है सिर्फ अपने मोबाइल फोन के ऐप पे नहीं, पर साथ ही साथ प्राइस के डिस्काउंटिंग पे ऐप कर रही है। दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। मोबाइल फोन के ऐप के ऊपर अगर आप इनोवेशन के थ्रू इस चीज को कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली राइट, बट अगर अपना प्राइस कम करते हो, आपको याद है हम चाइना के बारे में हम लगातार बात करते हैं, चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पे डंपिंग करता है। डंपिंग का मतलब क्या है, एक जो भी उसकी एवरेज प्राइस है, जो नॉर्मल प्राइस है, उससे रिड्यूस करके वो अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग। और यही सेम डंपिंग तो यहाँ पर भी हो रही है ना। अब सोचिए 40 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप 35 रुपए में यहाँ पर स्टोर ओनर को डायरेक्टली दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ना जाए, तो ये एक टाइप की डंपिंग ही हुई ना। आप यहाँ पर एक मार्केट को डिसोरिएंट कर रहे हो ताकि अपना मार्केट आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, देखिए इससे इनको खुद को बहुत घाटा होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जैसे उड़ान जो एक जियो मार्ट उड़ान है, इस टाइप के जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज है, उड़ान को यहाँ पर लगभग 5,000 करोड़ का मतलब नुकसान हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। जियो मार्ट के अंदर इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो रिलायंस के जियो मार्ट है उसके अंदर इससे भी ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है। लेकिन जो इंडियन कंपनीज है वो धीरे धीरे अपने जो हैवी लॉसेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बिकॉज उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास फंड्स जो है लगातार आते रहते हैं थ्रू फॉरेन वेंचर कैपिटल। उनके जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो जैसे रिलायंस है, रिलायंस के जो है मुकेश अंबानी, ठीक है, जो उनके ओनर है, उनके जो लिंक्स हैं यहाँ पर वो फॉरेन वेंचर कैपिटल्स के साथ है, मतलब जो फॉरेन के जो फंडर्स हैं वो डायरेक्टली इनको फंडिंग करते हैं। तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो चाहे तो 5 रुपए 10 रुपए किसी भी टाइप का जो लॉस है उसको कुछ दिनों के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये जो कैपिटल फ्लोज है ना, दे फॉस्टर इनोवेशन एंड यील्ड इनॉर्मस कंज्यूमर बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ऑथर का ये भी कहना है कि अगर आप ये जो पैसा जो इंडिया के अंदर आ रहा है, एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्राइसेस कहीं ना कहीं कम हो रही है। सोचिए अगर 40 रुपए का सामान आप सिंपली 42 रुपए में बेचते तो वो अच्छा होता, वो काफी अच्छा होता, बिकॉज आप वहां पर किसी मार्केट को डिसोरिएंट नहीं कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता, बिकॉज उनको 55 रुपए पे नहीं करने पड़ते, हो सकता है कि उनको बदले में 52 रुपीज या फिर 50 रुपए पे करने पड़ते, वो सही होता उनके लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है कि आप प्राइस को यहाँ पर जरूरत से ज्यादा यहाँ पर डिक्लाइन कर
दे रहे हो। फ्लिप साइड क्या है, अगर सेकंड साइड देखिए तो इंडिया के अगर आप मिलियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखेंगे, जो इंटरमीडिएरीज हैं, जो बीच में काम करते हैं, उनके पास तो ऐसा कोई पैसा नहीं है ना, उनके पास तो कोई फॉरेन वेंचर जो कैपिटल्स है वो तो कोई पैसा उन्हें दे नहीं रहा है। ये तो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत सारे डेकेड्स में बन बन के छोटी छोटी मीगर मतलब छोटे छोटे लोन्स ले लेके उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, और ये बिजनेस अचानक से खत्म हो गया। क्यों? बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली जियो मार्ट और या फिर उड़ान नाम की जो कंपनीज है उनके साथ वो डील नहीं कर सकती हैं। अभी जो छोटी छोटी कंपनीज है ये पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाती है, इनके पास इतना पैसा नहीं रहता, इनके पास फॉरेन मनी नहीं रहती, वो अपना खुद का बड़ा स्टार्टअप वहां पर स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से लार्ज कॉर्पोरेट अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब देखिए एविडेंटली ये जो कंपनीज हैं दे यूज द मनी टू नॉट ओनली बिल्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए जियो मार्ट नाम की स्कीम है, ठीक है, जियो मार्ट नाम की कंपनी है, जियो मार्ट ने अपना एक मोबाइल फोन ऐप निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर वो सिर्फ इस चीज के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे, बट साथ ही साथ वो मार्केट का शेयर यहाँ पे स्टील करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो 40 रुपए का सामान यहाँ पर 35 रुपए में बेच रहे हैं। कहीं कहीं मार्केट को वो डिसओरिएंट कर रहे हैं दे। और उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये लोग अपना जो लॉस करते हैं फिर इसको रिकवर कैसे करते हैं। रिकवर ये इसलिए इस तरीके से करते हैं कि कुछ सालों तक तो वो लगातार लॉस में रहते हैं। आपको याद होगा कुछ सालों पहले जियो ने अपना जब सिम लॉन्च किया था, आई गेस 2017 का टाइम था, जियो ने अपना सिम लॉन्च किया था। उस टाइम क्या हुआ था, जियो ने अराउंड 1 साल तक के लिए 4 GB डेटा पर डे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। आपको याद होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे कारण क्या हुआ था, एवरी सिंगल हाउस होल्ड इन इंडिया दे हैड एटलीस्ट 1 जियो सिम। सबके पास कम से कम 1 जियो सिम हो गया, बिकॉज हु डज नॉट लाइक फ्री इंटरनेट, राइट। सबको फ्री इंटरनेट पसंद है। उस टाइम इंटरनेट को रेवोल्यूशनाइज मतलब किया जा रहा था कहीं ना कहीं जियो के द्वारा। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 4 GB पर डे का डेटा प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबने क्या किया, जियो का सिम ले लिया। जियो का सिम लेने के बाद अराउंड 2 साल के बाद जियो ने अपने प्राइसेस लगाने स्टार्ट किए, और दैट प्राइसेस वर मच हायर। और ये प्राइसेस कुछ इस तरीके से कर लिए कि यहां तक कि आपको मिनिमम जो आपको प्राइसिंग करनी है दैट इज एटलीस्ट 200 या समथिंग, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आपको एक मिनिमम प्राइस पे करना पड़ता है, नहीं तो आपका फोन यहां पर बंद हो जाता है, आपका जो सिम है वहां पर बंद हो जाता है। तो आप समझ रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल देने के बाद सिंस द लास्ट 2 और 3 इयर्स दे आर चार्जिंग, मतलब इवन आप अपने सिम को अगर चालू रखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे देना होंगे। तो दिस इज हाउ दे एक्चुअली ट्राई टू सस्टेन दैट लॉस। अगर 35 रुपए में आज वो कोलगेट अगर बेच रहा है ना, तो कल को जाकर जब वो मतलब जब डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी तरीके से हट जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, तब वहां पर उनका जो पूरी तरीके से मार्केट उनके कैप्चर में आ जाएगा। और उसके बाद अगर वो चाहे तो उसी पर्टिकुलर सेम स्टोर ओनर को 35 रुपए के बदले वो डायरेक्टली 50 रुपए में देंगे। समझ रहे, यहां पर जो 5 रुपए का लॉस हो रहा था वहां पर वो 15 रुपए का उस पर्टिकुलर चीज का प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उस टाइम स्टोर ओनर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जा नहीं सकेंगे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, सारे के सारे प्राइसेस को इंक्रीज करके दे विल टर्न प्रॉफिटेबल, जैसा हमने बात की जियो के एग्जांपल के बारे में। दिस इज कॉल्ड एज प्रेडेटरी प्राइसिंग, इसी को कहते हैं यहां पर प्रेडेटरी प्राइसिंग, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली इलीगल, ये गलत है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर भी पूरी तरीके से लीगल है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है, बिकॉज जो कंपनीज हैं दे ऑलवेज से कि हम सारा का सारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के थ्रू कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरीके की प्राइसिंग को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर कुछ न्यू मोबाइल ऐप्स ला रहे हैं जिससे कि हम स्टोर ओनर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके कारण यहाँ पर प्राइसिंग पावर का अब्यूज नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। बट ऑथर का कहना है कि लगातार यहाँ पे प्राइसिंग पावर का अब्यूज होता है। अगर कंज्यूमर्स की बात करें, कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कंज्यूमर के बेनिफिट, कंज्यूमर को 2 या 3 रुपए का बेनिफिट करने के लिए अगर आप पूरी की पूरी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी फैमिलीज, आप उनको पूरी तरीके से उनका लाइवलीहुड छीन ले रहे हैं। ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज है उनका पूरी लाइवलीहुड छीन ले रही है, वो इतना सफर कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? अब देखिए, इसके अलावा एक और जो पर्सपेक्टिव है ऑथर उसके बारे में बात करते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेंगे, जो सामान पहुंचाता था और जो ट्रेडर था और जो किराना स्टोर ओनर था, कहीं ना कहीं वो सेम कम्युनिटी के होते हैं, बिकॉज वो सेम विलेजेस के होते हैं। बहुत जगहों पर देखा जाता है कि एक ही विलेज के लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए जो बी को जानता है, तो ए ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बी को सबसे पहले ना अपना सामान बेचना स्टार्ट करेगा, राइट, बिकॉज बी को लगता है कि हाँ ठीक है काम बंदा सही है, तो उससे सामान लेता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो नॉर्मली सेम कम्युनिटी के होते हैं। सोचिए अगर अचानक से बी के कारण ए का जो पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस बंद हो गया, आपको लगता है ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं सोशल स्ट्राइफ्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, सोशल रिलेशन यहाँ पे खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, सोशल रेमिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये अलग ही प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एंड देखिए, ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है कि प्राइसेस लोअर हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस को लोअर करके चीजों को बेचने की कोशिश की जा रही है। इसका मेन रीजन क्या है, मार्केट को कैप्चर करना। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली मार्केट, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट। अगर आप सोशल मीडिया कंपनीज को देखेंगे, जैसे फेसबुक है, आपने देखा होगा फेसबुक के एड्स के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। क्यों देता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं देता बिकॉज इनके पास एक्स्ट्रा होता है, ये इसलिए देता है बिकॉज वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। वो अब बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी देखिए, अमेजॉन पे अगर आप एक पर्टिकुलर सामान देखेंगे, वो बहुत ही लो प्राइस पे मिल जाएगा। जो बाहर आपको सेम प्राइस अगर 1000 रुपए मिल रहा है, तो अमेजॉन का हो सकता है कि आपको सेम चीज 700 का मिल जाए, 600 का मिल जाए। कैसे मिलता है? वो डिस्काउंट, जो आप डिस्काउंट कूपन्स लगाते हैं, कैसे काम करता है? वो इस तरीके से काम करता है कि कहीं ना कहीं अमेजॉन कुछ दिनों के लिए अपना घाटा सहता है, बट उसी सेम प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं आपसे वो पैसा वसूल लेता है।
आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपसे सर्विस टैक्स लेगा, कुछ ना कुछ करके वो अपना घाटा कहीं ना कहीं वसूल ही लेता है। कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, बट कंज्यूमर्स को ये समझ नहीं आता है कहीं ना कहीं वो सोशल लेवल पे डिसहार्मनी कॉज कर रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अभी तक वो सामान बेच रहे थे, वो सामान वो बेच नहीं पा रहे हैं, वो सामान आप डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हो। लेकिन इंडिया का इशू देखेंगे ना, इंडिया में इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है, इंडिया के साथ में फॉरेन कैपिटल फ्लोज का इशू है। जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो अमेरिका का है, जो बाकी कंपनी का पैसा है ना, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, इंडिया के स्टार्टअप मार्केट के कारण आता है, जिसके कारण इन 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 पर्टिकुलर कंपनीज के पास तो पैसा होता है, बट जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। ये जितना पैसा है दैट इज ओनली अवेलेबल टू अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन बिजनेस। छोटे छोटे जो बिजनेस है उनके पास ये पैसा नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इट थ्रेटन्स द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज। बहुत सारी ऐसे फैमिलीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की मतलब जो फैमिलीज है, जिनमें लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं, उनके पास ये चीज नहीं आ पाती है। Now देखिए, ये जब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करते हैं तो ऑथर यहाँ पर एक चीज कहते हैं, ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ई कॉमर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यहाँ पे इलीगल प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। यहाँ पर प्राइसिंग इस तरीके से होनी चाहिए ताकि प्राइस का अब्यूज ना हो, प्राइस इस तरीके से होना चाहिए कि मार्केट कॉम्पिटेटिव बने, प्राइस इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक को बेनिफिट करने के चक्कर में दूसरे का यहाँ पर लाइवलीहुड ही लॉस हो जा रहा है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक एस्टिमेट देखेंगे तो इंडिया के अंदर सिर्फ 20 मिलियन फैमिली से ज्यादा ऐसे हैं, और दैट इज मतलब 20 मिलियन फैमिलीज का मतलब अराउंड 100 मिलियन पीपल। मतलब अगर एक फैमिली के अंदर 5 लोग भी आप लेके चलेंगे तो अराउंड 100 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिसका लाइवलीहुड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है इस इंटरमीडिएट रोल पे, इस डिस्ट्रीब्यूटर के रोल पे। सोचिए, अगर आप उस सप्लाई चेन से उनको हटा देंगे, मतलब आप देखिए जो कंपनी थी, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टोर ओनर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर बीच में हटा देंगे तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन यानी कि 100 मिलियन पीपल है डायरेक्टली डायरेक्टली इससे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सडनली अचानक से इन पर्टिकुलर फैमिलीज को डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको लेफ्ट एंड दे आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड, ऑलरेडी कोविड का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी कोई और जॉब्स नहीं है, अगर इन्हें अभी के टाइम में छोड़ दिया गया, इट विल कॉज इनॉर्मस सोशल अनरेस्ट इन द नेशन। ये बहुत बड़ी सामाजिक टाइप का अनरेस्ट यहाँ पर कॉज कर देगा नेशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।